हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो पर्यावरण प्रदूषण आपका चल रहा था उसके ही बचे हुए जो टॉपिक थे, जैसे ध्वनि प्रदूषण रह गया था, जल प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण और रेडियो एक्टिव प्रदूषण। इसको आज हम डिटेल में देख लेंगे इन चारों टॉपिक को। फिर आपकी केवल दो क्लासेज बची रह जाएंगी। एक रह जाएगी ठोस अपशिष्ट से जो प्रदूषण होता है वो और उसका प्रबंधन, और एक क्लास रहेगी आपकी ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है ना, तो ओजोन को जो नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं वो सारी चीज़ें, और फिर उसके लिए क्या क्या संधियां अभी समय हैं जो चल रहे हैं, उस पर दो क्लास आएंगी। और वो दोनों क्लासेज केवल एप्लीकेशन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसके बाद हमारा एनवायरनमेंट समाप्त हो जाएगा और फिर हम आ जाएंगे आपदा प्रबंधन पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में नॉर्मल सी बात है कि ध्वनि प्रदूषण होता क्या है। ध्वनि की तीव्र मात्रा जो मनुष्य के लिए अवांछित हो, नुकसानदायक हो, अगर इतनी तीव्र मात्रा है तो वही ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। नॉर्मली देखते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 यानी 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मनुष्य के सुन सकता है, मतलब ये ध्वनि। अब इसमें एक स्तर, जैसे ही हम 60 से 70 डेसिबल के ऊपर जाते हैं तो ये ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होनी शुरू हो जाती है, और इसका स्तर जैसे ही बढ़ता जाता है ध्वनि प्रदूषण उतना ही बढ़ता जाता है। इसके बारे में अभी देखने जा रहे हैं। तो ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा क्या है। ध्वनि का एक अवांछनीय एवं कष्टदायक स्तर जो मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। प्रभाव क्या क्या डालता है। सबसे पहले तो मनुष्य की सुनने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, वो बहरा हो जाता है, तो श्रवण हानि। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। ध्वनि का डायरेक्ट संबंध है व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य से। तो जब बराबर व्यक्ति उच्च ध्वनि में रहता है ना, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगता है। तीसरा है शारीरिक बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं इससे। और चौथा है एकाग्रता में कमी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको पढ़ना है और कहीं पर उच्च ध्वनि लगातार आप सुन रहे हो, फिर अगर आप चाहे शांत ध्वनि में भी जाके बैठ के पढ़ रहे हो तो बहुत समय तक आपका फोकस नहीं बन पाएगा, तो एकाग्रता में कमी आ जाती है। अब देख लेते हैं कि ध्वनि की अनुमत ध्वनि क्या है। ऐसी ध्वनि की मात्रा जो व्यक्ति के लिए अनुमति दी गई है और हानिकारक नहीं होती है। और किसने ये दी है। सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। तो अगर कोई औद्योगिक क्षेत्र है तो वहाँ पर दिन के समय 75 डीबी तक ध्वनि की अनुमति है और रात के समय 70 डीबी तक। वाणिज्यिक कोई क्षेत्र है, औद्योगिक और वाणिज्यिक में अंतर होता है। वाणिज्यिक में वाणिज्य व्यापार हो रहा होता है, चीज़ों का लेन देन हो रहा होता है। औद्योगिक क्षेत्र में चीज़ों का उत्पादन हो रहा होता है, जैसे फैक्ट्री वगैरह लगी होती है। तो वाणिज्यिक क्षेत्र में दिन के समय 65 डीबी और रात के समय 55 डीबी। आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 डीबी और रात के समय 45 डीबी। एक और क्षेत्र घोषित किया जाता है शांत क्षेत्र। किस जगह पर यह घोषित किया जाता है। जहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई न्यायिक क्षेत्र हो, न्यायालय वगैरह हो, वहाँ पर। यहाँ पर दिन के समय 50 डीबी और रात के समय 40 डीबी। अब ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कानून तो प्रभावी कोई मतलब अलग से नहीं है। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो इसी के तहत नियम बनाए गए 2000 में। कुछ चीज़ें रेगुलेट होती हैं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम से, खास तौर से जो औद्योगिक ध्वनि प्रदूषण है वो यहाँ से रेगुलेट होता है। तो ये 3 कानून हैं जिनके द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। एक है वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम। ये नियम है, ये अधिनियम नहीं है, ध्यान रखना। और ये नियम किसके तहत बनाए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। आगे चलते हैं। जल प्रदूषण। तो किसी भी प्रदूषण के बारे में क्या बताया गया था कि जब इसका जो प्राकृतिक रूप होता है उसमें कुछ ऐसे तत्व मिल जाएं जो मानवीय स्वास्थ्य या सभी जीवों के स्वास्थ्य के लिए क्या हो, हानिकारक हो, तो उसे बोलते हैं पॉल्यूशन या प्रदूषण। सेम जल में है। अब इसके अलग अलग रूप होते हैं, जैसे सतही जल का प्रदूषण जो सतह पर जल है, नदियाँ झील वगैरह ये। दूसरा भौम जल जो भूजल होता है, भूमि के अंदर जल होता है, उसका प्रदूषण। और तीसरा होता है समुद्री जल का प्रदूषण। तीनों हम देखेंगे। तो जो सीपीसीबी है इसने एक स्वस्थ नदी के संकेतक के रूप में जैविक ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है,
इसकी मात्रा रखी है 3 मिलीग्राम प्रति लीटर। इससे अगर कम है तो वो नदी क्या है, स्वस्थ है। अगर इससे ज़्यादा है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो फिर उस नदी में पॉल्यूशन है। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, इसी आज की क्लास में ही लास्ट में बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अब सीपीसीबी ने क्या बोला है कि भारत का जो टोटल जल है, सतही जल, उसका 80% जल क्या है, प्रदूषित है। अब प्रदूषित जल से क्या क्या होता है, कौन कौन से रोग होते हैं, तो हैजा होता है, पेचिस होता है, पीलिया, ये सभी बैक्टीरिया जनित रोग हैं। जल प्रदूषण, जो सतही जल प्रदूषण होता है, उसके दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक होता है बिंदु स्रोत, ऐसा स्रोत जिसे आप पहचान पाओ कि ये कहाँ से आ रहा है। दूसरा होता है गैर बिंदु, जिसे आप पहचान ना पाओ कि ये कहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है, बहुत सारी जगह से आ रहा होता है, एक जगह मिल रहा होता है तो पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। तो गैर बिंदु स्रोत क्या होते हैं, जैसे फार्म मतलब खेत, लॉन, गोल्फ कोर्स, इन सब में क्या होता है, उर्वरक का यूज होता है, शाकनाशी का यूज होता है, कीटनाशक का यूज होता है, और बहुत सारी जगह से होता है, बह के चला जाता है तो नहीं पता चलता है, क्योंकि खेत एक तो खेत है नहीं, हजारों खेत एक साथ लगे होते हैं, है ना। तो ये गैर बिंदु स्रोत हैं। फिर दूसरे गैर बिंदु स्रोत क्या है, जो रिहायशी इलाके जहाँ पे बस्तियाँ हैं, लोग रह रहे हैं, शहरी गलियाँ, शहरी अफवाह मतलब होता है शहर से जो पानी बह के आ रहा है, इन सब से तेल, ग्रीस, रसायन और अन्य तत्व आके मिल जाते हैं। फिर निर्माण स्थल, वनों की कटाई या चराई, वनों की कटाई चराई से क्या होता है, मृदा वहाँ से अपक्षयित होने लगती है, अपक्षयित होके वो बह के चली जाती है तो वो भी पॉल्यूशन फैलाती है। फिर बिंदु स्रोत, ऐसे स्रोत जिनको पहचाना जा सके कि यहाँ से ये पॉल्यूशन आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, पशु फीड लॉट्स, मतलब पशुओं को जहाँ पर खाना खिलाया जा रहा होता है, जहाँ पर वो उनके गोबर वगैरह जो भी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, तो पता रहता है कि यहाँ पर पशुशाला है, यहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है। सीवेज उपचार का जो संयंत्र होता है, कारखाने और निस्तारण स्थल, तेल के टैंकर वगैरह, ऐसे अन्य होते हैं। बस परिभाषा समझ लो, उससे आप समझ जाओगे कि बिंदु स्रोत है कि गैर बिंदु स्रोत है। इसके बाद एक टर्म आता है सुपोषण, यूट्रोफिकेशन जिसे बोला जाता है। सुपोषण मैंने लास्ट क्लास में भी बताया, होता क्या है कि जो पोषक तत्व होते हैं, खास तौर से नाइट्रोजन और फास्फोरस, अन्य तत्व भी होते हैं, ये जाके मिल जाते हैं जल स्रोतों में। जब जल स्रोतों में मिल जाते हैं तो वहाँ पर उत्पादकता बढ़ जाती है, और वहाँ पर क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा शैवाल उगाते हैं। इसके बाद छोटे छोटे पेड़ पौधे ये भी उगाते हैं। जब ये उग आएंगे तो इसके बाद ये मृत भी होंगे, सड़ेंगे पानी में। जब ये सड़ेंगे तो इनका अपघटन जरूरी होगा। इनके अपघटन के लिए क्या होता है, सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वो अपघटन करेंगे, इनका वर्कलोड बढ़ जाएगा, और जितना वर्कलोड बढ़ जाएगा उतनी ही इनकी संख्या भी बढ़ती है, संतानोत्पत्ति उतनी ज़्यादा होने लगती है। और इसके साथ साथ इनको क्या, अपघटन में ऑक्सीजन, O2 की ज़रूरत होती है। अब O2 जल में घुली हुई होती है, जिसमें जल में जितने भी प्राणी रह रहे होते हैं, चाहे वो मछलियाँ हों, जो भी हैं जीव, वो सभी उस O2 का यूज कर रहे होते हैं, ठीक। और वो सीमित है। जब वो घुली हुई है, लेकिन ये क्या करने लगे, अब अपघटन के लिए ज़्यादा यूज करने लगे। जब ज़्यादा यूज करने लगेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे ही बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। मतलब आवश्यकता बढ़ जाती है, और जब आवश्यकता बढ़ेगी, ज़्यादा यूज होगा, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे अन्य जीव जो है मरने लगते हैं, चाहे वो मछलियाँ हों, केकड़े हों, झींगे हों, ये सब मरने लगते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, एक प्रकार से जल का पूरा जो तंत्र होता है ना, वो प्रदूषित हो जाता है। प्रभाव क्या होता है इससे, अत्यधिक शैवाल जो होते हैं उनमें अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसे बोलते हैं एल्गल ब्लूम। तो ये शब्द भी पूछा जाता है कि एल्गल ब्लूम क्या होता है। तो जब कहीं पर सुपोषण होगा, सुपोषण से शैवाल की अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, और वो पूरा जल तंत्र प्रदूषित हो जाता है, उसे ही बोलते हैं एल्गल ब्लूम। तो शैवालों का एकदम से बढ़ना एल्गल ब्लूम होता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जलीय जीवन पर प्रभाव होता है, जिससे कि मछलियों की मृत्यु हो जाती है। अब दूसरा जानते हैं भौम जल का प्रदूषण। भौम जल मतलब भूजल। दुनिया का 25% भौम जल केवल इंडिया में यूज होता है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा कृषि में, सिंचाई हेतु। तो भौम जल में क्या हो रहा है, जितने भी प्रदूषक तत्व होते हैं जो मृदा में रहते हैं, सबसे पहले
मृदा से बहकर एक तो मिल जाते हैं जल स्रोतों में, दूसरा मृदा से निच्छालित हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं और भूजल में मिल जाते हैं। ठीक है, तो भौमजल में कैसे मिलते हैं? मृदा से निच्छालित होके जब नीचे चले जाते हैं। प्लस जो प्रदूषित जल है ऊपर भी अगर मिल गए तो प्रदूषित जल भी तो धीमे धीमे नीचे जाएगा, तो वो भी क्या है, बाकी जल में मिलेगा, तो वहाँ पर भी प्रदूषण होगा। तो इसमें कौन कौन से ऐसे प्रदूषक हैं जो भूजल को प्रदूषित करते हैं, उनकी सीमा क्या है कि कहाँ तक हो तो नुकसानदायक नहीं है, उससे ज़्यादा हो तो नुकसानदायक है, और उसका प्रभाव क्या पड़ता है या कौन से रोग होते हैं ये देख लेते हैं। पहला है फ्लोराइड। फ्लोराइड की जो अनुमेय सीमा है वो है 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। इससे अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रोग हो जाएंगे। प्रभाव क्या होता है, इसकी अधिकता से तंत्रिका तंत्र या पेशी संबंधी बीमारी हो जाती है, विकार आ जाते हैं, दांतों में विकृति आ जाती है, हड्डियों का सख्त होना, स्केलेटल फ्लोरोसिस। आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है कमेंट सेक्शन में कि एक नॉकनी सिंड्रोम होता है, नाकनी सिंड्रोम, है ना, नी जुड़ने लगती हैं व्यक्तियों की, वो किस प्रदूषक की वजह से होता है? दूसरा प्रदूषक है आर्सेनिक। इसकी सीमा क्या है, 0.01 mg प्रति लीटर। प्रभाव क्या होता है इससे, ब्लैक फुट रोग हो जाता है, डायरिया होता है, फेफड़ों और त्वचा का कैंसर होता है। तीसरा है नाइट्रेट। नाइट्रेट की सीमा क्या है, 45 मिलीग्राम प्रति लीटर। और इसके प्रभाव से या इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, मैथेमोग्लोबिनेमिया, या इसे ही बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। बच्चों में होता है और बच्चे ब्लू हो जाते हैं। अगला है लोहा। इसकी सीमा क्या है, 1.0 मिलीग्राम प्रति लीटर। इसके प्रभाव से कौन सा रोग हो जाता है, हेमोक्रोमेटोसिस। और अन्य रोग होते हैं, यकृत, हृदय या अग्नाशय की क्षति भी होती है इससे। अगला प्रदूषक है सीसा। इसकी सीमा क्या है, 0.01 mg प्रति लीटर। सीमा तो नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि इससे कौन सा रोग होता है। ठीक है, प्रभाव क्या होता है, मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार। आखिरी है कैडमियम। सीमा क्या है, 0.003 मिलीग्राम प्रति लीटर। प्रभाव क्या होता है, गुर्दे की पथरी होती है, इटाई रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हड्डियों की क्षति होती है। कुछ और प्रदूषक जैसे हैं आपके पारा वगैरह, ये सब आपके ठोस अवशिष्ट प्रदूषण में सब कुछ आ जाएगा। फिर से नोट करके कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि वर्तमान में भारत में जो भूजल के विनियमन के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है। कुछ राज्यों के अपने कानून हैं, जैसे तमिलनाडु का है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाला है। कोई भी नया मकान बनाता है उसे अपने छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना ही पड़ेगा, जिससे कि भूजल की जो घटती हुई मात्रा है वो बढ़े। कुछ मिशन चल रहे हैं, जैसे अटल भूजल मिशन चल रहा है, जल जीवन मिशन चल रहा है, इसी के लिए ही चल रहा है। तो कोई केंद्रीय कानून नहीं है। एक कानून मतलब बनने के लिए विधेयक आया था, नाम क्या था, भौम जल संधारणीय प्रबंधन विधेयक 2017, जो कि अभी लंबित है, पास नहीं हुआ। और जल क्या है, राज्य सूची का विषय है। अब जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु कुछ कानून और नीतियां देख लेते हैं। भौम जल की बात नहीं हो रही, भौम जल के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है, लेकिन जल प्रदूषण के लिए कानून है। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी, और आप लोगों को पता होगा नमामि गंगे भी इसी के अंतर्गत चल रही थी। अगला है राष्ट्रीय जल गुणवत्ता एवं निगरानी कार्यक्रम। राष्ट्रीय जल नीति 2012 में आई थी, और जल जीवन मिशन सबको पता है, हर घर नल से जल 2019 में आया था। फिर महासागरीय प्रदूषण पर देख लेते हैं। महासागरों में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है आज की। ठीक है, प्लास्टिक, और महासागरों के प्रदूषण का जो सबसे बड़ा रोल है, 50% से ज़्यादा, वो है प्लास्टिक प्रदूषण का। प्लास्टिक जाता है वो अपघटित होता नहीं है, इसी को मछलियाँ अन्य जानवर खाते हैं। उन्हीं मछलियों को, अभी ऐसा नहीं रहता है कि उसी जब कोई खा लेगा तो क्या, बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक जिसे बोलते हैं, वो मछलियों में आ गए। अब उनका अपघटन तो हो नहीं रहा है, तो मछलियों को जब मनुष्य भी खाते हैं तो मनुष्य में आ गया, तो वो फूड चेन में आ जाता है मनुष्यों के। दूसरा है जो तेल के बड़े बड़े टैंकर आते हैं, तो तेलों में अधिकतर रिसाव हो जाता है, और जहाँ पर तेलों में रिसाव होता है वो तेल ज्यों का त्यों बना रहता है, और जितनी भी वो मरीन लाइफ होती है उसको नुकसानदायक होता है। नदियों द्वारा जो अवसाद होता है, तो नदियों में केवल नदी का पानी थोड़ी आता है, नदियों में हमारे दुनिया भर के सीवेज वगैरह मिले होते हैं, मल जल अपशिष्ट सब कुछ मिल के आता है, ये भी समुद्र में मिलता है।
रसायनों का जो रिसाव, जो औद्योगिक रिसाव होता है उनका भी मिश्रण होता है, नदी के माध्यम से समुद्र में पहुंच जाता है। पारा तथा अन्य कीटनाशकों का भी बहाव हो जाता है। ठीक है। अब भारत एक कन्वेंशन का सदस्य है जिसको बोलते हैं मरीन पॉल्यूशन मारपोल। किस लिए है? समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है। 2 नवंबर 1973 को आया था, हालांकि 1978 तक ये लागू नहीं हुआ था। 1978 में इसको पूर्व प्रभाव से लागू कर दिया गया था। एक शब्द और है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ये क्या है? उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री मलबे का, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री मलबे का संग्रह है। और ये गायर में फंसा है, जहाँ पर पानी ऐसे घूमता रहता है ना, तो ये मलबा पूरा घूमता रह रहा है। ठीक है। फिर अगला है मृदा प्रदूषण। अब इसमें केवल वही चीज़ें दे रहे हैं जो आपके काम की हैं। तो मृदा प्रदूषण में क्या होगा? मृदा में वैसे तत्वों का मिश्रण जो मृदा की जो उत्पादकता है उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएं। अब किस चीज़ से होता है? नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। और ये सभी आ जाएंगे आपके सॉलिड वेस्ट वाली क्लास में। ठीक। फिर आखिरी है रेडियोधर्मी परमाणु अपशिष्ट। जो आपकी रेडियो एक्टिव एनर्जी बनती है, जो भी परमाणु रिएक्टर होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो भी आपने परमाणु का क्या होता है, इसमें परमाणु का विखंडन होता है। एक परमाणु होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ का, उस पर हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन, इनकी बमबारी करते हैं। तो ये फिर टूटता है और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। फिर ये न्यूट्रॉन भी 1 से 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, इसको कंट्रोल किया जाता है, इसलिए कंट्रोल रिएक्शन भी होती है एक प्रकार से। तो जो यहाँ से ऊर्जा निकल रही है, इसमें पूरा परमाणु जो होता है ना, उसका अणु परमाणु खर्च नहीं होता है, उसका 3% बचा रहता है, जो कि वर्षों तक बना रहता है। तो इसका सही से निस्तारण करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जब भी देखते होगे ना, क्वेश्चन आता है एक कि इनमें से कौन सा स्रोत बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलाता है, प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो उसमें अगर सौर ऊर्जा भी है प्लस नाभिकीय ऊर्जा भी है, तो सौर ऊर्जा लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा से रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है। ठीक। इसके बाद 2 टर्म हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वो है एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि मैं बता चुका हूँ, फिर से समझ लो। सूक्ष्म जीवों द्वारा, बस अंतर क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में, कि यहाँ पर सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, अपघटन होता है। और किन चीज़ों का अपघटन होता है? जो जैव निम्नीकरणीय होते हैं पदार्थ, जैव निम्नीकरण जिनका आसानी से अपघटन हो जाए उनका। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। सूक्ष्म जीव यहाँ पर नहीं रहते हैं, ऑक्सीकरण होता है, केमिकल रिएक्शन द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पर भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीकरण होना है तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ये वाला जैव निम्नीकरणीय तथा गैर जैव निम्नीकरणीय दोनों का होता है। तो यहाँ पर प्लास्टिक वगैरह भी अपघटित हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा जैव निम्नीकरणीय कार्बनिक पदार्थों के जैविक रूप से अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को मापता है। और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? पानी में जैव निम्नीकरणीय प्लस गैर जैव निम्नीकरणीय दोनों आ गए इसमें। दोनों प्रकार के पदार्थों के रासायनिक, वहाँ पर जैविक अपघटन था, यहाँ पर रासायनिक ऑक्सीकरण है, के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को मापता है। और इसका मान हमेशा बीओडी से अधिक होता है। क्यों होता है? मतलब साधारणता, सामान्यतः ये अधिक ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें दोनों आ जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय भी और गैर जैव निम्नीकरणीय। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। जिसे भी तैयारी अपनी करनी है बहुत अच्छे से, ये एक आपके सामने प्रोग्राम रहे, डेली का टास्क रहे, और डेली आप पढ़ते रहो, साथ में आपके टेस्ट वगैरह क्विज वगैरह होती रहे, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। सारी पीडीएफ भी यहाँ पर मिल जाएंगी, सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी, आगे चल के वैल्यू एडिशन क्लासेज आएंगी वो भी मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे वो भी मिलेंगे, डेली टास्क टारगेट दिए जाते हैं, ग्रुप कॉल रेगुलर होती रहती है, फुल टेस्ट भी आगे चल के लास्ट में होंगे। बैच कैसे ज्वाइन करना है? जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर, एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना है। इसके बाद एप्लीकेशन के अंदर अलग से फिर से एक स्टोर ऑप्शन आएगा या ऑल कोर्सेस आएगा, उसमें जाके अपना बैच सिलेक्ट करके वहीं पेमेंट करेंगे तो एप्लीकेशन पर ही सब कुछ ओपन हो जाएगा। जूनियर असिस्टेंट का भी बैच चल रहा है, यूपीएसआई का भी बैच चल रहा है। ये बैच तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, टेस्ट इसमें चल रहे हैं, इसमें भी अब टेस्ट चल रहे हैं लास्ट के। ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।
बाकी जिनको भी क्लास हेल्पफुल लग रही तो शेयर ज़रूर करें, जो भी आपके टच में उसे ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।